वालेकुम अस्सलाम। So from today onwards, we're going to start this API automation. अभी दो टर्म्स है एपीआई एंड ऑटोमेशंस, राइट। जो लोग पहले से ऑटोमेशंस के क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे हम लोग ने पहले वेब एप्लीकेशंस की ऑटोमेशंस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट में बेसिक जावा, नॉट द बेसिक जावा, ऑलमोस्ट मिड लेवल का हम लोग ने जावा का सेशन किया किया हुआ था। उसके बाद सेलेनियम सीखे थे। उसके बाद टेस्ट एनजी, जे यूनिट, मैवेन, गिटहब गिट, एक्सटेंड रिपोर्ट, यानी कि फुल स्टैक था हमारा ऑटोमेशन विद सेलेनियम, राइट। अभी उसी सेशंस को एक्सटेंड करके हम लोगों ने एपीआई का स्टार्ट किया है आज। टुडे इज द फर्स्ट डे। तो एपीआई एपीआई इम्पोर्टेंट है। एपीआई का इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि जब हमें बहुत फास्ट ऑटोमेशंस करना होता है और सटीक ऑटोमेशंस करना होता है, तो हम लोग एपीआईज को ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, फास्ट एंड सटीक के मतलब ये हुआ कि अभी जितने भी एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, उसमें जो यूआई है वो इंटीग्रेट हो रहा है एपीआईज के साथ। ठीक है, तो ये एपीआईज है क्या? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एपीआईज क्या है, किस तरीके से ये इंटीग्रेट हो रहा है हमारा यूआई के साथ। यूआई यूजर इंटरफेस, एपीआई है एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस। एक्चुअली अगर मैं स्टार्ट से बात करूं, वेरी बिगनिंग, तो जो हमारा डेटा डेटा जो स्टोरेज था, वो सिंगल आर्किटेक्चर पे था। ठीक है, ये एपीआई यूज जो हुआ है जब हम आर्किटेक्चर को चेंज करते गए, द मोड ऑफ स्टोरिंग द डेटा। सिर्फ एक ही रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा क्या है? डेटा को स्टोर करना। ठीक है, जो मेरा टारगेट है वो ये कि मैं डेटा को स्टोर करूं। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमारे पास कंट्रोल था, वो थे नोटपैड या एक्सेल जैसे एप्लीकेशंस, जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते थे। जो उस वक्त जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त ऑलमोस्ट आप 1960 चले जाइए या 60 से पहले की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो मोड ऑफ डेटा था या फिर जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट थी, इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, आज जैसे जितना परपिचुएटेड हो चुका है, जितना मतलब यूजर लेवल पे आ चुका है कंप्यूटर, उस वक्त इसकी डिमांड्स उतना नहीं था। लोग जो भी अपना रोजमर्रे का हिसाब किताब जो करते थे, वो और कॉपी और पेन से करते थे। फिर कंप्यूटर आया, इन्वेंशंस हुआ कंप्यूटर। तो ये रिसर्च में या फिर आपके जो मिलिट्री बेस में इसका यूज हुआ, और वहां पे शॉर्ट इंफॉर्मेशन से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता था। शॉर्ट इंफॉर्मेशन जैसे शॉर्ट मैसेजेज आप कह सके, जो एसएमएस। जब आपने मोबाइल, जब शुरू शुरू में, जो लोग अभी नहीं, जो जो 1990s में जो लोग मतलब कि यूज किए हैं मोबाइल, ऑलमोस्ट 1990 नहीं बोलेंगे, 2000 के बाद, 2000 एग्जैक्टली, 2000 2005 तक और 2006 तक, जो लोग मोबाइल यूज किया है उस वक्त, तो उस वक्त नोकिया का मोबाइल आता था, उसमें हम लोग एसएमएस करते थे। फिर उसके बाद एक और सर्विस आया कि आप एमएमएस कर सकते हैं, है ना, मल्टी मैसेज। ठीक है, सिंपल मैसेज सर्विसेज। तो ये सब क्या था, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, डिमांड्स बढ़ता गया, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया,
चीजें मार्केट में आई, उस वो एज ए बिजनेस वो प्रोसेस होने लगा, बिजनेस में उसका डिमांड बढ़ने लगा। तो अ, उस केस में हम म्यूट करेंगे जो भी अनम्यूटेड है, प्लीज ने आपको म्यूट कर लीजिए। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी इन्वेंशन जब स्टार्ट हुआ था, तो पहले डेटा हम लोग नोटपैड पे रखते थे, फिर कैलकुलेशंस करने के लिए उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ता था। तो फिर डिमांड्स आया, रिक्वायरमेंट्स आई यूजर का कि भाई कैलकुलेटर फैसिलिटीज अगर हमारे सिस्टम में हम जिस एप्लीकेशंस को हम यूज कर रहे हैं उसी एप्लीकेशंस में कैलकुलेटर फैसिलिटीज भी हो जाए, तो डेटा में जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं वो इजी हो जाएगा। तब हमारे पास स्प्रेड शीट का कंसेप्ट आया। स्प्रेड शीट सबसे पहले लोटस आईबीएम ने इन्वेंट किया, ये 1970s की बात है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये किया, स्प्रेडशीट। तो आज के डेट में लोटस बहुत कम यूज होता है, रेयर ही कहीं पे, या सिर्फ आईबीएम में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज होता है, लोटस खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद उसमें एक प्रॉब्लम्स ये था कि जो डेटा का आर्किटेक्चर था, ठीक है, अच्छा, जिस तरह का अब ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो चुका है, मार्केट में लोग अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, बहुत स्मॉल लेवल पे नहीं, लेकिन हाँ मतलब कि एक मीडियम लेवल का ये बिजनेस में इसकी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, एप्लीकेशंस की, और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। लोग अब यूज टू हो रहे हैं कि हम अपने कंपनीज के अंदर, हम अपने बिजनेस के अंदर कंप्यूटर को रखे, सो डैट के हमारा बिजनेस जो है वो, और उसका जो हिसाबो किताब है उसका बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो सके। और जो बेनिफिट इसमें एक जो था, जो एक्सेल यूज करने के बाद, कि ये एररलेस था। बहुत बहुत रेयर इसमें एरर होने की चांसेस थी। तो इसलिए लोग कैलकुलेटर को रिप्लेस करते चले गए, किससे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। क्योंकि आप अगर एक्सेल देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेंगे, तो वहां पे कैलकुलेशंस करने की सारी फंक्शंस और सारे ऑपरेटर्स मौजूद है। तो ये जो डिमांड्स आए डिमांड्स आए डेटा स्टोर करने का, अभी तक का हमने जो देखा, तो जो भी हम लोग देख रहे थे जिस तरीके से बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ, तो सिर्फ डेटा को मैनेज करने के लिए हमने किया। ठीक है। तो सबसे पहले डेटा जो मैनेज हुआ इनिशियली, वो आपके वर्ड पैड जैसे या नोट पैड में हुआ। फिर उसके बाद एक्सेल आया, स्प्रेडशीट आया, फिर कंसेप्ट आया डेटाबेस का। ठीक है। तो अभी तक मीन्स के, अगर मैं नोट अगर आपको बनाऊं, नोट पैड में, ये सबसे पहले नोट पैड पे है, उसके बाद स्प्रेडशीट का हम लोग ने, फिर डेटाबेस, फिर कंसेप्ट आया डेटाबेस का। ठीक है। तो डेटाबेस का सबसे पहला जो डेटाबेस था वो डीबेस है, शायद आप लोग ने सुना भी नहीं होगा नाम। उसके बाद फॉक्स प्रो आया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने साइबेस इंट्रोड्यूस किया। फिर ओरेकल कंपनी ने, पहले उसने सीक्वल नाम दिया था, फिर उसको ओरेकल दिया, सीक्वल 1 2 3। उसके बाद फिर उसका नाम चेंज करके उसने ओरेकल किया। ओरेकल, फिर 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, और सबसे पहले जो है ओरेकल ने ही 8 आई इंट्रोड्यूस किया। और आई 4 जो था इंटरनेट था, यानी कि आप अपने डेटा को इंटरनेट पे तो नो साइबेस। उसके बाद मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। साइबेस तकरीबन वही 90s में आया था, क्योंकि मैंने 98 में, 98 99 में जब मैं डिप्लोमा कर रहा था कंप्यूटर में, तब मुझे डेटाबेस में साइबेस साइबेस पे ही हमें बताया गया था डेटाबेस का।
तो 1998 में साइबेस मैंने यूज किया है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने साइबेस की कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ ये टीसीएस या इन्फोसिस ने इसको यूज किया था, कुछ डेटा लीक हो गया था, तो सिक्योरिटी की वजह से साइबेस को रैंप अप कर दिया गया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जो कि अभी भी चल रहा है। और फिर से जब मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आया, तो फिर से ये साइबेस जो है वो मार्केट में आ गया, नो सीक्वल के कंसेप्ट में। नो सीक्वल का कंसेप्ट में, जो कि नो सीक्वल का कंसेप्ट जो अभी हम लोग डेटा इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में यूज कर रहे हैं। डेटा इंजीनियरिंग में हम लोग जो डेटाबेस यूज करते हैं, जैसे साइबेस हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, मोंगोडीबी हो गया, तो इस तरह के डेटाबेस जो कि नो सीक्वल को सपोर्ट करता है। इवन कि आप मोंगोडीबी है, और इसमें अगर आप चले जाए, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में भी एक आर बेस करके एक फीचर्स है। और हेलो। ओरेकल में इटसेल्फ ऑरेकल आपको प्रोवाइड करता है डेटा इंजीनियरिंग को हैंडल करने के लिए। तो बहुत सारे कंसेप्ट आए। अब जैसे ऑरेकल ने फिर एक कंसेप्ट जो आया कि डेटा वेयर हाउस का कंसेप्ट आया, फिर लेक का कंसेप्ट आया, क्लाउड का कंसेप्ट अब आ गया है, डेटा क्लाउडिंग का कंसेप्ट आ गया। तो ये सार जब हम डेटा को स्टोर किए, जब डेटा को अलग अलग आर्किटेक्चर पे स्टोर किया, तब इसकी जो है रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ी। जैसे नोटपैड पे हम जब डेटा स्टोर कर रहे थे, तो ये कहलाता था फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम। और इसकी जो आर्किटेक्चर थी, वो वन टायर आर्किटेक्चर कहलाता था। वन टायर आर्किटेक्चर मींस कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सर्वर और ऑल। ठीक है, वन टायर आर्किटेक्चर मतलब सिंगल सिस्टम पे आपका क्या होता था, वो एप्लीकेशंस भी होता था, जिसके थ्रू आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो उसी सिस्टम पे होता था। और उसी सिस्टम और उसी एप्लीकेशंस के अंदर आपका डेटा होता था। ओके, डेटा ऑन द सेम सिस्टम। दिस इज व्हाट द वन टायर आर्किटेक्चर। स्प्रेडशीट भी वन टायर आर्किटेक्चर को फॉलो करता था, वन टायर आर्किटेक्चर को। जब डीपीएस एंड फॉक्स प्रो, जब हम थोड़ा एडवांस हो गए, और आर्किटेक्चर जो स्प्रेडशीट था, उसको उसमें थोड़ी सी चेंजेज आई, कि हम लोग यहाँ पे, अच्छा स्प्रेडशीट में क्या था, आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, टेक्सचुअल और न्यूमेरिक फॉर्म में, राइट। टेक्सचुअल फॉर्म में भी और न्यूमेरिक फॉर्म में। और न्यूमेरिक फॉर्म पे जो है आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जब डेटाबेस का कंसेप्ट आया, डेटाबेस में हमें एक टूल्स दिया गया। टूल्स क्या था, वो एसक्यूएल, जिस और इन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्यूरी करने की, इसमें हमें एक अलग से टूल्स दिया गया। क्यूरी क्या था, कि जब आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा फेच करने के लिए, जैसे स्प्रेडशीट में हम डेटा इस तरीके से लेते हैं, राइट। अभी मैं देता हूँ एक्सेल। हम नोटपैड पे यूज कर रहे हैं, नोटपैड हम यूज कर रहे हैं, राइट। और मैं देखता हूँ, नो सॉरी, हाइड दिस प्रोग्राम। फाइल में मैं देखता हूँ रिसेंट कुछ हमारे पास डेटा होना चाहिए, सब्सक्राइबर डिटेल सपोज कर ले, चेंज हो गया, बल्क डील्स टेस्ट केस, सपोज कर ले ये मेरा कुछ, ठीक है जी, ये एक्सेल सीट है,
मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस लिखा हुआ है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि एक नया फाइल बनाता हूँ अब। ओके। और यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया इम्प्लाई नंबर। मैं एक सीट बना रहा हूँ जिसमें मैं डेटा को अरेंज करके रख रहा हूँ। इम्प्लाई नंबर है, इम्प्लाई का आईडी है, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और उसकी सैलरी है। सैलरी की मोड है बेसिक सैलरी, ठीक है, HRA, DA, TA, ठीक है, और PF। तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, है ना? तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो दिया है, इम्प्लाई नंबर है, इम्प्लाई आईडी, ये नेम हम कर देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए 101 है, मोहम्मद है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ 2024, बेसिक सैलरी उसकी 50,000 है, HRA 20,000, 15,000, TA है 5,000, PF कट रही है 5,500, ठीक है। अब ये टोटल है। तो हम तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कैलकुलेशंस। अब ये देखे, इमीडिएटली मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये कैलकुलेशंस में हमें कोई एरर नहीं है। एरर होने की चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है। तो अभी जो डेटा आप देख रहे हैं, ठीक है, डेटा आप यहाँ पे इमीडिएट आपको मिल रहा है, लेकिन आप इस पे किसी तरह का क्यूरी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मान लिया, सपोज कर ले कि हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हो गया, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई मीड का रिकॉर्ड हमें शो करे, तो देयर इज अ लिटिल बिट टफ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इस तरह से स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे फाइंड है, वो फाइंड करके मुझे सॉरी, फाइंड ऑप्शंस है यहाँ पे, कंट्रोल F करते हैं, फाइंड ऑप्शंस है, तो फाइंड हम करके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन वो एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड चाहिए, वो ये कैपेबल नहीं है एक्सेल कि एग्जैक्टली वो रिकॉर्ड दे, ठीक है। तो फेचिंग अ रिकॉर्ड यहाँ पे मुश्किल हो गया। मीन्स देयर इज ए लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्सेल एप्लीकेशन, कि आप रिकॉर्ड को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चेक कर सकते इमीडिएट। इट कैन नॉट रेस्पॉन्स योर क्यूरीज इमीडिएटली, ठीक है। उसके लिए आपको मैनुअल ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आया, इस चीज का कंसेप्ट आया डेटाबेस का, जहां पे मुझे एक टूल्स दिया गया जो कि हम उसको एसक्यूएल क्वेरी की परफॉर्म कर सके, ठीक है। क्या परफॉर्म कर सके एसक्यूएल क्वेरी? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ऑरेकल भी है, तो मैं कमांड लाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एसक्यूएल ICCDB ओके, कनेक्ट, अब यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है EMP, जिसमें 3 रिकॉर्ड्स है, ठीक है जी। अब ये देखिए, मैं 3 रिकॉर्ड्स है। मैं अगर चाहता हूं कि रिकॉर्ड्स कलार का रिकॉर्ड देखना, तो ये मेरे डेटाबेस में एक लेयर में स्टोर्ड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर EMPNO इक्वल्स टू 1002, तो ये मुझे एक रिकॉर्ड फेच करके दे रहा है। तो ये जो मैंने लिखा है, ये जो पार्ट है जो हमने लिखा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड क्यूरी। इसे क्या कहते हैं? क्यूरी कहते हैं।
ये वाला इस तरीके से। तो ये जो क्यूरी करने की कैपेसिटी या हमें टूल्स दिया गया है, और जो हमारे क्यूरी के रेस्पॉन्स करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वल। कोई सीक्वल बोलता है, कोई एसक्यूएल बोलता है। इट अप टू यू, आप इसको सीक्वल कॉल करें या एसक्यूएल कॉल करें। ठीक है, फॉक्स प्रो में लेकिन ये जो टूल्स था, ये जो टूल्स जो सीक्वल टूल्स जो था वो स्मूथली और इसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में काम करना स्टार्ट किया। साइबेस में भी ये सीक्वल क्यूरी स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बहुत सारे अपने बेसिक फंडाज है कि सीक्वल में क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस का है। तो नेक्स्ट सेशन जब इंशाल्लाह कभी लेंगे तो सीक्वल भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी आपको मैं दिखाता हूँ। आई थिंक आई हैड एसक्यूएल सर्वर। यस, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम। मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने को, उसके बाद मैं एपीआई पे आऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको एपीआई समझने में आसानी होगी। ओके, कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी विजुअलाइज हो सकता है, ओरेकल की विजुअलाइजेशन से नहीं हो रहा है, ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहा हूँ। तो इसकी जो आर्किटेक्चर है, किस तरीके से ये अरेंज्ड है इस एप्लीकेशंस में, ओरेकल एप्लीकेशंस में, ये आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया कि आप विजुअल इसको देख सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा अपर लेयर है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा माउस है और हाईलाइटेड है, बैकग्राउंड ब्लू है, वो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, यानी कि एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन है। उसके अंदर में डेटाबेस है, और उस डेटाबेस के अंदर बाय डिफॉल्ट दो डेटाबेस जब आप सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको मिलेगा। पहले वाले को सिस्टम डेटाबेस कहते हैं, दूसरे वाले को स्नैपशॉट कहते हैं। और इसके बाद हमने एक ईआरपी डीबी बनाया जो कि यूजर डेटाबेस है। ठीक है, इस डीबी के अंदर फिर आपको ये ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, डेटाबेस डायग्राम है, टेबल्स है, व्यूज है, एक्सटर्नल रिसोर्स है, जैसे सिनोनिम्स है, प्रोग्रामेबिलिटी है, सर्विस ब्रोकर्स है, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे जो कंसर्न्स होता है, तो सबसे पहले एप्लीकेशंस होता है जिस जहाँ पे आप डेटाबेस को बनाएंगे। उसके बाद डेटाबेस सेकेंड लेयर पे आता है। उसके बाद थर्ड लेयर पे टेबल्स आते हैं जहाँ पे हम डेटा फिजिकली स्टोर करते हैं। जैसे अभी हम आपको कस्टमर टेबल दिखाते हैं। ये कस्टमर टेबल है जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। आई थिंक ये टेबल में है, इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर नहीं। तो ये टेबल है। टेबल की स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो किस के फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में, है ना? स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में आप कह सकते हैं, राइट? इसमें बहुत सारे हैं जो कि कॉलम्स का नेम है। अगर इसको फिर यहाँ पे देखें, अब इसको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उस टेबल को कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। अब कॉलम में देखेंगे, सॉरी इस टेबल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेबल मैंने ये हाईलाइटेड है ये कॉलम्स हैं। और ये देखें यहाँ पे कॉलम्स है, ये कॉलम्स है। ठीक है, कौन कौन से कॉलम है? आईडी कॉलम है, कस्टमर फर्स्ट नेम है, कस्टमर लास्ट नेम है, कस्टमर फोन है, कस्टमर ईमेल है, कस्टमर क्रिएटेड डेटा, ब्लॉक डेटा, इज डिलीटेड, ब्ला 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 ब्ला। ओके, नाउ तो ये आपकी विजुअलाइजेशन थी डेटाबेस की। नाउ बैक टू दिस स्लाइड, हम यहाँ पे आते हैं। अब ये जो आर्किटेक्चर चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है आपके साइबेस से, आर्किटेक्चर चेंज हुआ है। यहाँ पे जो था वो हम टू टीयर की बात करते हैं। कोई बोलते हैं टू टीयर, कोई बोलते हैं टू टायर, तो आप जो भी ऑप्ट करना चाहें वो टू टीयर। यानी कि यहाँ पे क्लाइंट एंड सर्वर की बात होने लगी, क्लाइंट एंड सर्वर। तो बेसिकली इसकी जो मैंने सीखा था उसका दो वर्जन आता था, एक क्लाइंट सर्वर आता था, एक स्टैंड अलोन आता था। Yes. लेकिन ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो था साइबेस में, समहाउ यही कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डेटा लीक हुई ना। ऑरेकल ने ये सबसे पहले जो ऑरेकल 5 जो थी वो टू टायर
आर्किटेक्चर को फॉलो करता था, यानी कि आप सर्वर एंड क्लाइंट, और इसके साथ इसका एक वर्जन और आता है जो कि स्टैंड अलोन होता है। ठीक है, स्टैंड अलोन के मतलब हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, जैसा अभी ये हम ओरेकल को इंस्टॉल किया हुआ मैं अपने सिस्टम पे स्टैंड अलोन का मतलब कि एक ही सिस्टम के अंदर कंसेप्ट वही 2 टायर का है, लेकिन एक ही सिस्टम पे सर्वर भी होगा और क्लाइंट भी होगा। लेकिन अगर हम सर्वर और क्लाइंट वाले आर्किटेक्चर में जाएंगे तो हमारे पास कुछ इमेजेस इस तरीके का होंगे कि ये सपोज कर ले कि ये हमारा क्लाइंट मशीन है और ये हमारा सर्वर मशीन है। फ़हीम साहब को जो अनम्यूट है ना उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी सर। ओके, तो यहाँ पे जो क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए एक टेक्निक होती है, एक टूल्स होता है जो कि क्लाइंट यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट होता है, यानी कि सर्वर आपका एक सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होगा सर्वर पे, और क्लाइंट जैसे आपके पीसी हो गए, जो यूजर्स पीसी हो गए, उस पे क्लाइंट को इंस्टॉल किया जाएगा, और उस क्लाइंट को हम कनेक्शंस बनाते हैं, कनेक्शंस और कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, कनेक्शन स्ट्रिंग से इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर था। नाउ ये काफी दिन तक के चलता रहा 90s में, 2000s के बाद अब इसकी जो शकल है वो चेंज होता गया। चेंज कैसे होता गया है, 2 टायर एप्लीकेशंस जो हम लोग हैं, अभी जितने भी अभी एप्लीकेशंस है, डेटाबेस जो भी आ रहे हैं वो 2 टियर पे है। ये तो एस स्टैंड वाला ये की बात कर रहा था मैं, ओरेकल। अब इस डेटाबेस को, अब डेटा में हम रख रहे हैं, डेटाबेस के अंदर क्या है, हमारा डेटा है, राइट। अब डेटा को फेच करना है, डेटा को हमें फेच करना है। बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है कि हम यूज कर रहे एप्लीकेशंस जहां पे डेटा को फेच करेंगे। अब हमारे पास एप्लीकेशंस आ गए। किस तरह के आ गए एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस हमारे पास अभी पहले स्टार्टिंग में था विंडोज फॉर्म में हम लोग यूज करते थे। विंडोज फॉर्म, विंडोज हम लोग यूज करते थे, जो विजुअल बेसिक या फिर विजुअल बेसिक में मोस्टली बनाया जाता था, या फिर आप बेसिक एक एप्लीकेशंस भी आता था। पहले बेसिक था, फिर उसके बाद हम लोग ने सी लैंग्वेज यूज किया, सी प्लस प्लस यूज किया, फिर फॉर्म के ये इस पे आए, शकल में आए तो विजुअल बेसिक करना स्टार्ट कर दिया, बीसी प्लस प्लस किया। अच्छा, उससे पहले एक आर्किटेक्चर और है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आर्किटेक्चर है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट हुआ था तो सबसे पहले यूनिक्स हुआ था, और यूनिक्स यूआई था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। वहां पे मॉस का कोई काम नहीं था, सारे कमांड्स हम लोग क्या देते थे, इस तरीके से देते थे, जो अभी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में हमने यहाँ पे दिया है, इस तरीके से देते थे। जैसा अभी मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है, ये सीएलएस है। तो इस तरीके के ब्लैक स्क्रीन होता था, जो भी आप कमांड, जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो होते थे, उसमें जो भी एक्शन परफॉर्म होता था थ्रू द कमांड्स होता था। लाइक जैसे आप टिकटिंग जाते थे, अगर कुछ लोगों ने, शायद आप लोग तो यंग जनरेशन है तो माइट भी आप लोग ने नहीं देखा होगा, लेकिन आज भी अगर आप रेलवे स्टेशन के बेस जो सिस्टम होता है उसमें जाएंगे जहां से टिकटिंग होता है, वहां पे भी अभी ब्लैक स्क्रीन मिलेगा आपको, और वहां पे लोग कमांड के थ्रू ही आपके टिकट को बुक करते हैं। लेकिन आप जो टिकट बुक करते हैं वो वेब एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं, राइट। तो ये जो एवोल्यूशंस आया या रिवोल्यूशंस आया ये कंप्यूटर्स के अंदर, ये बहुत चीजों को, बहुत टेक्निक और टेक्नोलॉजी को एडवांस करता चला गया। तो जो मैं बता रहा था कि विंडोज एप्लीकेशन से पहले हमारे पास क्या था, सीवाई एप्लीकेशन था। आज भी अगर हम जाते हैं टिकटिंग कराने के, एयरवेज टिकटिंग, और जो एयरवेज टिकट के लिए जो बेसिक एजेंट्स बैठे हुए हैं,
उनके पास जो सिस्टम है वो अभी भी CUI में ही चलता है, क्योंकि वो फास्टर है देन दिस वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस। तो वो लोग आज भी CUI मोड पे ही काम करते हैं। तो वो एक जमाना था CUI का, उसके बाद विंडोज फॉर्म में आए। फिर उसके बाद 1992 जब जावा मार्केट में आए 1992 में, तो उसके बाद हम ब्राउजर एप्लीकेशंस बनाने लगे। ब्राउजर एप्लीकेशंस मींस वेब एप्लीकेशंस बनाने लगे। वेब एप्लीकेशंस के साथ फिर मोबाइल एप्लीकेशंस आ गया, है ना। मोबाइल एप्लीकेशंस आ गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये जो थे, ये जो आपके CUI एप्लीकेशंस यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये एप्लीकेशंस जो है, ये एप्लीकेशंस किसके लिए थे? डेटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए था। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए था। और ये जो था, ये जो ऊपर के जो हमने डेटाबेस बताए, ये डेटा स्टोर करने का था, कि हमारे पास डेटा है, कस्टमर के डेटा हम कैसे स्टोर करें। और ये जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस जो यूज होता है कि हमारे पास कस्टमर है, हमारे पास ट्रांजेक्शन्स है, उसको हम कैसे शो करें। ठीक है, अभी एप्लीकेशंस आया, एप्लीकेशंस पे हम रॉ डेटा को करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि टैबलू और पावर BI जैसे, टैबलू था उससे पहले, आपको बताते डेटा रिपोर्ट, हम लोग डेटा रिपोर्ट पे काम किए। उसके बाद क्रिस्टल रिपोर्ट, बहुत ये इसकी सैप कंपनी की ये रिपोर्टिंग टूल्स थी, जिसपे हम लोग ने काम किया, क्रिस्टल रिपोर्ट। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने पावर BI लेकर के आया। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी मार्केट जो है टैबल्यू का है। तो इस तरीके से एडवांसमेंट होते चला गया हर चीज में। मीन्स जब हम लोग डेटा रिपोर्ट करते थे तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था डेटा को शो करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स होता था हमारे स्टैक होल्डर का। फिर उसके बाद एडवांस टूल्स आया कि उसमें चीजें फीचर्स ज्यादा था, वो क्रिस्टल रिपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद पावर भी आया, जहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड, मतलब कि तरह तरह के डैशबोर्ड बनाने लगे। टैबल्यू में भी डैशबोर्ड हम लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे AI सिस्टम भी आ गया है। तो ये एडवांस होता चला गया, राइट। अभी एप्लीकेशंस में भी एडवांसमेंट हो चुका है। मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ आप वेब एप्लीकेशंस में चले जाए, वेब एप्लीकेशंस में आपको AI इनेबल्ड है। जैसे आप अमेजोन अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, तो आपके पास सजेशंस आ जाता है कि अगर आप जूता खरीद रहे हैं तो जींस भी आप खरीद दिए, बेल्ट खरीद रहे हैं तो हैट भी खरीदिए, है ना। मोबाइल एप्लीकेशंस में आप चले जाए, मोबाइल एप्लीकेशंस पे, कि ये एप्लीकेशन सजेशंस में जाइए प्ले स्टोर में, तो आपको क्या दिखाता है कि आपके सिस्टम पे ये एप्लीकेशन है, इसके लिए ये चीट कोड भी इंस्टॉल कर लिए। तो दीज आर द जो सजेशंस आ रहे हैं, दीज आर द AI इनेबल्ड। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, मैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा AI ने कमाल किया है। क्योंकि वहां पे जब आप प्रोसेस करते हैं किसी कस्टमर के इसके पेपर्स को प्रोसेस करते हैं, तो AI पहले जो होता था कि काफी वक्त लगता था, अब AI में उस एप्लीकेशंस को डाल दीजिए तो हाँ, सारा चीज आपको चेक हो करके, उसके स्पेलिंग, उसके वेरिफिकेशन, वो सेकंड में हो जाता है। तो ये रेवोल्यूशनरी है। ठीक है, और हर चीज में, हर हर मकाम पे इसका अलग अलग रिजल्ट भी आए हैं, और चीजें फास्ट भी होता चला गया। इन सब में हमारा जो सेशन जो स्टार्ट होने वाला, कमिंग क्लासेस जो चलेंगे, वो ये सब में कहाँ पे स्टैंड करता है, क्यों हमने ये बैकग्राउंड आपको दिया। मैंने ये बैकग्राउंड आपको इसलिए दिया कि अभी तक के हमने 2 टायर की बात किया, और फिर उसके बाद मल्टी टायर की बात करूंगा। ये अब जो कंसेप्ट आ गया है AI वे आई, सब मल्टी टायर का कंसेप्ट है, मल्टी टायर हो गया। क्योंकि सिस्टम डेटा एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल सिस्टम पे ये स्कैटर्ड है। जब फॉर्म तक की जब हम लोग बात कर रहे थे विजुअल बेसिक, तो ये 2 टायर था, 2 टायर एप्लीकेशंस था। लेकिन जैसे ही हमने मल्टी टायर की वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस की बात किया, AI इनेबल करने की बात की, तो ये जो है हमारा आर्किटेक्चर जो है एप्लीकेशंस की, वो यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि अब 2 टायर हो गया, 3 टायर्स हो गया, मल्टी टायर्स। अब ये 2 टायर्स, 3 टायर्स, मल्टी टायर्स का आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, ये यहाँ पे मैं शो करता हूँ आपको। जैसे सपोज कर ले कि मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ।
ये हमारा एक एप्लीकेशंस है जो कि ब्राउजर इनेबल्ड है। ये एप्लीकेशंस आपके मोबाइल पे भी हो सकता है, आपके लैपटॉप पे हो सकता है, कंपनी के डेस्कटॉप पे भी ये हो सकता है, इनेबल्ड है। यहाँ से जब मैं एक्सेस करता हूँ तो बीच में एक सर्वर होता है, ठीक है, ये सर्वर है, इसको मैं, और उसके बाद ये सर्वर जो है वो बेसिकली एक डेटाबेस को कॉल करता है, और डेटाबेस भी अलग अलग सर्विसेज को कॉल करता है। तो ये अब क्या आर्किटेक्चर हो गया कि मैंने अपने एप्लीकेशंस को खोला मोबाइल पे, मोबाइल से रिक्वेस्ट गया उस एप्लीकेशंस के सर्वर पे, और जब डेटा हम फेच कर रहे हैं तो उसके साथ एक सर्विसेज है, डॉ है, एमवीसी, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वहां पे गया, और वहां से आपका क्या आया, रिक्वेस्ट डेटाबेस पे गया, और फिर उसी वाइस वर्सा, यानी कि डेटाबेस से इस सर्विसेज पे गया, सर्विसेज पे इस एप्लीकेशन सर्वर पे गया, और फिर इस वो बैक टू योर सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टायर्स जो है वो मल्टीपल हो गए, कि ये यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है, मल्टीपल टायर्स, यानी कि मल्टीपल सर्वर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। क्लियर है ये चीजें यहाँ तक? जी सर। ओके। नाउ अब जब मल्टी लेयर का कंसेप्ट आया तो अब धीरे धीरे जो है मेरा डेटा जो है वो स्कैटर्ड होने लगा। स्कैटर्ड होने लगा मीन्स क्या हुआ कि अभी जो मैं ये एप्लीकेशंस बना रहा था, विंडोज एप्लीकेशंस बना रहा था, तो हमारे पास डेटा जो था, ठीक है, जो हमारा डेटाबेस था या फिर जो आर्किटेक्चर हमने डिफाइन किया था, वो सारी कनेक्टिविटी सिर्फ विंडोज फॉर्म पे ही थी, विजुअल बेसिक पे ही। जब वेब एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस में बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं और बहुत सारे लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं। जैसे वेब एप्लीकेशंस हम सी शार्प, पहले जावा आया मार्केट में, जावा के थ्रू हम लोग बिजनेस अपना डेवलप करते हैं। फिर मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प और वीवी डॉट नेट लेकर के आया। उसी तरीके से पीएचपी मार्केट में आ गया, या लैंग्वेजेज हैं जो हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, है ना। उसके बाद फिर रूबी भी आ गया, रेल्स आ गया,